लुई विटॉन, बुल्गारी, डियोर, फेंडी, गिवेंची, केंजो, मार्क जेकब, लीबॉन और ना जाने ऐसे कितने ब्रांड्स आज LVMH ग्रुप का हिस्सा हैं। लुई विटॉन, मोएट हेनरी यानी कि LVMH आज वर्ल्ड में इस्टेब्लिश्ड कॉन्ग्लोमरेट में एक बहुत बड़ा नाम है। ये फैमिली ओन ब्रांड अपने रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के लिए आज पूरी दुनिया में लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और इसने फ्रेंच फैशन को आज वर्ल्ड में एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इस ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम और इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। 1987 में लुई विटॉन और मोएट हेनरी का मर्जर हुआ। ये दोनों कंपनीज मर्जर से पहले अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती थीं। लुई विटॉन लेदर गुड्स बनाता था और मोएट हेनरी लिकर की कंपनी थी और आज ये कंपनी लेदर गुड्स से लेकर कॉस्मेटिक, परफ्यूम, रिटेल, होटल, लिकर, स्पिरिट्स जैसे कई सारे सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। दोस्तों, LVMH का हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी ब्रांड को स्क्रैच से डेवलप करना काफ़ी मुश्किल काम है और इसीलिए LVMH ने हमेशा से एक्विजिशन स्ट्रेटजी का काम किया है। जैसे 1988 में गिवेंची, 1994 में गुरलेन, 1996 में सेलीन, 1997 में मार्क जेकब, 2001 में फेंडी, 2011 में बुल्गारी, 2017 में क्रिश्चियन डियोर जैसी बड़ी बड़ी लग्जरी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया और ये सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की हैं और इसी वजह से आज LVMH ग्रुप के पास फैशन एंड लेदर गुड्स से ही सिर्फ 37% का रिवेन्यू आता है और सिलेक्टिव रिटेलिंग से 28% का रिवेन्यू, वहीं परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक से 14% का रिवेन्यू है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के पास अगर इतने सारे ब्रांड्स पोर्टफोलियो में हों और वो भी अलग अलग सेक्टर के, तो इन्हें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर LVMH की सक्सेस का राज भी यही है। पर LVMH ने इस मुश्किल काम को काफ़ी आसानी से किया। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, LVMH के पास जब इतने सारे ब्रांड्स हैं और वो भी अलग अलग सेक्टर के, तो इन्होंने इस पे फोकस किया कि हर एक ब्रांड अपनी एक आइडेंटिटी रखे, हर एक ब्रांड का अपना एक कल्चर हो, हर एक ब्रांड अपने स्पिरिट के बारे में बात करे। क्योंकि ये सारे ब्रांड्स अलग अलग डिज़ाइनर और अलग अलग कंट्री के थे, इसलिए ये करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। आज अगर कोई फेंडी के कपड़े पहनना चाहता है तो वो उसे अलग माइंडसेट के साथ लेता है और वहीं अगर क्रिश्चियन डियोर के कपड़े पहनना चाहता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ। दोस्तों, LVMH ग्रुप ने कभी भी एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ को ही अपनी प्रायोरिटी रखा और इसलिए ज़्यादातर कैपिटल ब्रांड को डेवलप करने और उसे क्रिएटिव बनाने में इन्वेस्ट किया। LVMH ने इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी और सिलेक्टिव रिटेल को चुना। आज काफ़ी सारे ब्रांड आउटसोर्स्ड किए हुए कपड़ों पर लग्जरी का टैग लगाना चाहते हैं, जैसे कि H&M के ज़्यादातर कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं और वो उसे अमेरिका और यूरोप में बेचता है। दोस्तों, LVMH ने वर्टिकल इंटीग्रेशन करके पूरी ब्रांड वैल्यू का चेन अपने हाथ में रखा। क्रिएटिंग सिनर्जीज। दोस्तों, LVMH के सारे ब्रांड्स भले ही अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हों, पर सारे रिसोर्सेज इस ग्रुप के हर ब्रांड ने आपस में शेयर किए हैं। दोस्तों, इन स्ट्रैटेजीज के चलते ये कंपनी काफ़ी दूर जाने के लिए तैयार बैठी है और यही वजह है कि FY23 के सिर्फ शुरू के 3 महीनों में इस कंपनी ने 21 बिलियन यूरोस का रिवेन्यू जनरेट किया और वो भी तब जब पूरी दुनिया रिसेशन के फियर से जूझ रही है। बेला करोली ने कहा है, नो कंपटीशन नो प्रोग्रेस। और इसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी LVMH का एक कॉम्पिटिटर जरूर है जिसका नाम है केयरिंग। केयरिंग भी पिछले 2 सेंचुरी से लग्जरी ब्रांड में काफी तेजी से बढ़ रहा है। केयरिंग के पास गुची, सेंट लॉरेंट, विनीटा, बैलेंसियागा, अलेक्जेंडर मक्वीन जैसे 13 ब्रांड्स हैं। दोस्तों, LVMH वॉच एंड ज्वेलरी सेगमेंट में काफी कम इन्वेस्टेड है और उसका रेवेन्यू सिर्फ 5% ही इस सेगमेंट से आता है और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए केयरिंग ने इस सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट किया है और वॉच एंड ज्वेलरी के सेगमेंट में केयरिंग LVMH से काफ़ी ज़्यादा आगे है। दोस्तों, और भी लग्जरी ब्रांड्स के बारे में जानने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।